कीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, जिससे वो भी समय 2.5 घंटे रहेगा अच्छा 7 और ये आपका पूर्णांक 60 नंबर का रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप हिंदी विषय केंद्र मध्य का आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला था मेरी भावना कविता की रचयिता कौन है? तो आपका यह था मैथिली शरण गुप्त और बी था जुगल किशोरी वीर और सी था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औधे और डी था जयशंकर प्रसाद। तो मेरी भावना कविता की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जुगल किशोरी वीर हो जाएगा। आपका यहाँ पर दूसरा आता स्वावलंबन का अर्थ है। तो आपका आता आत्मनिर्भर होना, बा था सहनशील होना और सी था स्व अध्यायी होना और डी था स्वाभिमानी होना। तो आपका यहाँ पर जो स्वावलंबन का अर्थ है वो होता है आपका क्या? स्वावलंबन का अर्थ होता है आपका आत्मनिर्भर होना। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं मृत्यु के बाद गंगा में अपनी अस्थियों का विसर्जन, ठीक है, विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के क्या प्रतिमानता थी? तो आपका यह धार्मिक भावना भी लगा और सीधा पुराने रीति रिवाज और मुक्ति की भावना। तो जो आपका दिया गया मृत्यु के बाद गंगा में अपनी अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी का गंगा के प्रति क्या मान्यता थी? तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर रहेगा लगाओ। फिर आप यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, आपका चौथा दिया गया छोटे जादूगर से लेकर जयशंकर प्रसाद की पहली मुलाकात कहाँ हुई? तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आता है कार्निवाल के मैदान में, बी था गली के नुक्कड़ पर और सी था बगीचे में और डी था घर के पास। तो जो आपका प्रश्न चौथा दिया गया छोटे जादूगर से लेखक जयशंकर प्रसाद की पहली मुलाकात कहाँ हुई? तो इसका आंसर रहेगा कार्निवाल के मैदान में। फिर पांचवा आता जिसमें दोनों पद प्रदान होते उसे कहते हैं। तो आपका यह था तत्पुरुष समास, बी था कर्मधारय समास, सी था द्वंद्व समास और डी था द्विगु समास। तो जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं उसे हम यहाँ पर द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे वो हमने कंप्लीट करा दिए 5 नंबर के। अब रिक्त स्थान आते 6 से 10 तक। तो आप यहाँ पर निर्देश देख लीजिए, नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6वां आता तुलसीदास ने संत को डॉट डॉट के समान कहा है। तो यहाँ पर तुलसीदास ने संत को ठीक है हंस के समान कहा है। तो यहाँ पर हंस आपका 6वें का उत्तर हो जाएगा। और 7वां आता डॉट डॉट युग का चतुर्थ अंग है। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम योग का चतुर्थ अंग है। फिर आपका 8वां आता छत्रपति शिवाजी ने डॉट डॉट का मंत्र दिया। तो छत्रपति शिवाजी ने स्वराज्य का मंत्र दिया, ठीक है, स्वराज्य आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 9वां आता लोकमान्य ने कारावास में डॉट डॉट वर्ष बिताए। तो यहाँ पर जो प्रश्न 9 दिया गया है लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए। फिर आपका 10वां था किसी कविता को पढ़ते या सुनते समय हमें आनंद की जो अनुभूति होती है साहित्य में उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो किसी कविता को पढ़ते या सुनते समय हमें आनंद की जो अनुभूति होती है साहित्य में उसे रस कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपके बात कर लिए होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर आपके अति लघुत्तीय प्रश्न देख लेते हैं। तो अति लघुत्तीय प्रश्न आता है 11 से 16 तक। तो 11वां आता है गोरैया की आंखों और परों की तुलना किससे की गई है? तो चलिए हम इनके उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। तो 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, गोरैया की आंखों की तुलना नीलम के दानों से और परों की तुलना रेशम से की गई है। फिर 12वां आता मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों के नाम लिखिए। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख यहाँ पर लोकगीत आल्हा, फाग, गरबा, करमा और ठीक है देख लीजिए दरिया है। मैं आपका 30 आता दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया? तो इसका उत्तर है दादी ने बताया कि असली घड़ी हमारे दिल के अंदर होती है जो हमें समय पर जगा देती है। मैं आपका 14वां आता नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है? तो इसका उत्तर है नाक को मान सम्मान और इज्जत का प्रतीक माना जाता है। फिर आपका 15वां आता समास की परिभाषा लिखिए। तो समास की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक शब्दों की मेल से बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। फिर 16वां आता आँख और सूर्य शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। तो आँख का नयन लोचन हो जाएगा, सूर्य का आपका रवि भास्कर हो जाएगा। चलिए आपके लघुत्तीय प्रश्न देख लेते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां आता यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है? तो इसका उत्तर है माता यशोदा कृष्ण के शरीर पर ठीक है उपटन लगा रही है, उनकी आंखों में काजल लगाकर और माथे पर बिंदी लगाकर उनका सुंदर श्रृंगार कर रही है। 18वां आता अचानक तूफान आने पर भारतीय सैनिक अथाह जल में क्यों कूद पड़े? तो इसका उत्तर है भारतीय सैनिक अपने देश की रक्षा और
जलपोत को डुबाने से बचाने के लिए अदम्य साहस दिखाते हुए अथाह जल में कूद पड़े। फिर आपको यहाँ पर देख लेते हैं 19 माल्य ने शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था। तो इसका उत्तर रहेगा ठीक है, डॉक्टर रमन ने कहा था कि विज्ञान का उपयोग युद्ध के विनाश के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण और शांति के लिए होना चाहिए। फिर आपका 20वां आता है अग्रसेन। ठीक है, अग्रसेन जी के राज्य में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे बताई गई। तो महाराजा अग्रसेन ने एक नियम बनाया था कि उनके राज्य में बसने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को वहां का हर निवासी 1 ईंट और 1 रुपया देगा, जिससे समानता और सहयोग की भावना विकसित हुई। फिर आपके कई सहायता यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण हो जाएगा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। आपका 22वां आता, अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन की छुट्टी हेतु उचित कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रश्न 22 में आपको क्या करना, प्रश्न 22 में आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है 2 दिन के अवकाश के लिए। तो ये आपका यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। आपको अपने विद्यालय का नाम डाल देना इस कोष्टक में। ठीक है, इस तरह से पूरा याद कर लेना है। अब चलिए द्विगोत्तीय प्रश्न देख लेते 23 से 26 तक। तो आपका 23वां आता, कवि वृंद ने सज्जन पुरुष के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है। तो 23वें प्रश्न को उत्तर देख लीजिए। कवि वृंद के अनुसार सज्जन पुरुष का स्वभाव बहुत ही धैर्यवान और परोपकारी होता है। उनकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। अटल स्वभाव, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना। क्षमाशीलता, इसको पूरा याद कर लेना। और परोपकारी, इसको पूरा याद कर लेना। फिर आपका 24वां आता, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आपको बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर रहने वाला 24वें प्रश्न का उत्तर। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जेल का जीवन सामान्य जीवन से बहुत अलग और कठिन होता है। इसके अनुकूल बनने के लिए व्यक्ति को स्वयं में निम्नलिखित बदलाव लाने होते हैं। ठीक है, मानसिक दृढ़ता, सुखों का त्याग, अनुशासन और सात्विक विचार। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 25वां प्रश्न, जो कि आपका दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखना है आपको। ठीक है, स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है। ठीक है, इस तरह से दिया गया, तो इसको पूरा पढ़ लेना है आपको। आप पहला प्रश्न आता, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है और व्यायाम कहाँ पर करना चाहिए। तो चलिए हम तीनों प्रश्न के उत्तर आप देख लेते हैं। तो पहले का प्रश्न का उत्तर रहेगा, जो आपका शीर्षक रहेगा स्वास्थ्य और व्यायाम। ठीक है, और दूसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका 26वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो हम निबंध देख लेते हैं आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप पर। तो ये आपका यहाँ पर निबंध दिया गया। ठीक है, पहले तो आपको हेडिंग याद करनी है, प्रस्तावना। विज्ञान वरदान के रूप में इस हेडिंग को पूरा याद करना है। विज्ञान अभिशाप के रूप में उपसंहार। इस तरह से आपका निबंध भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी का पेपर हमने कंप्लीट करा दिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।